गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कृतिका पाठ 3 का भाग 3 की व्याख्या करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि कल मैंने आप लोगों को क्या भाग 2 में क्या पढ़ाया था। भाग 2 में आपका यह पूरी कहानी थी कि पहले प्रारंभ कहाँ से होता है कि वो माटी वाली जो होती है वह क्या करती है, माटी सभी के घरों में टिहरी शहर में जा कर के देती है और टिहरी शहर में सबको माटी देती है। उसी के सारे सबके घर का चूल्हा जलता है और वह माटी क्या होती है, प्रत्येक घर में वह देती है माटी और उसी की माटी से घरों की लिपाई होती है। वह माटी किस कलर की होती है, वह लाल रंग की होती है। माटी वाली के घर में एक वृद्ध आदमी है जो उसका पति है, वह बहुत ही बीमार रहता है और पूरे घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, केवल माटी वाले के ऊपर रहती है। इसी तरह वह माटी देते हुए प्रतिदिन उसका यही कार्य रहता है। और दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा पढ़ा कि जब माटी वाली किसी मालकिन के घर जाती है तो मालकिन क्या करती है कि उसको उससे पहले थोड़ा सा उसकी लड़की पहले उसको बुलाती है और वह उसे माटी गिराने के लिए कहती है। तभी माटी वाली वहाँ आती है, तभी मालकिन उसके लिए भी रोटी लेकर के आती है और वह 2 रोटी लेकर आती है। तो उनके लिए क्या होता है, एक रोटी वो क्या करती है, आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि वह एक रोटी खा लेती है, एक अपने जो सर पे गठरी बांधी जाती है कोई भी मटका वगैरह रखने के लिए, उसमें वह उसको बांध लेती हैं और जो एक रोटी बची होती है उसको मालकिन के सामने खाने का, चबा चबा के खाने का नाटक करती हैं। तभी वो मालकिन उनके लिए चाय भी लेके आती है। तभी वो बड़ी सी पीतल के गिलास में लेकर चाय आती हैं। तब वो ये कहती हैं कि आजकल लोगों को इसकी कीमत कहाँ है, लोग तो इसको किसी भी घर में हमें यह पीतल और कांसे के बर्तन नहीं मिलते कि लोग पुरानी चीज़ों को अक्सर क्या होता है उठा के बेच देते हैं कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्यों ना इसको हम बदल कर नया ले लें, स्टील या उसके बर्तन ले लें। ऐसा हो रहा है काफ़ी स्तर तक और ये सब चीज़ें बदल गई हैं। लोग स्टील और कांच के बर्तन में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तभी वो इसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि अरे तुम्हारे यहाँ आज भी ये ग्लास और पीतल के बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। तभी वो कहती है कि इससे बहुत सारे पुरखों जो मेरे पूर्वज हैं उन्होंने कैसे इस चीज़ को ख़रीदा होगा, इन सामान को ख़रीदने में कितनी मेहनत की होगी और आज अगर हम इसको बेच देंगे तो उनको कितना दुख होगा, उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। उन्होंने कितनी मेहनत से और कितना पेट काट करके बहुत ही पैसे जोड़ करके उन्होंने इन सामानों को ख़रीदा होगा, गृहस्थी को बसाया होगा और आज मैं इसको कैसे बेच सकती हूँ, वह मालकिन उनसे कहती है। फिर आगे वह तभी वह रोटियाँ ले करके तभी उनको 2 रोटी और कहीं से मिल जाती है और रोटियाँ अपने गठरी में बांध करके वो अपने घर की तरफ चल देती है। उनका घर बहुत ही दूर होता है, 1 घंटे का समय उनको घर पहुंचने में लग जाता है और वो पैदल ही जाती हैं। और वो पैदल जब घर पहुंचती है तो अपने पति को लेटा हुआ देखती हैं और उनके पति उनको अशक्त होकर कातर नज़रों से हमेशा देखने लगते हैं या देखने लगेंगे, वह ऐसा सोचती हैं और अपने घर की तरफ पहुंचती हैं। वो सोचती हैं कि आज तो मुझे कुछ पैसा मिला है, क्यों ना आज अपने पति के लिए मैं प्याज भी खरीद लूँ और उसको सब्जी के साथ मैं आज रोटी दूंगी, आज सूखी रोटी उनको खाने को नहीं दूंगी। तभी जब वो घर पहुंचती है, रास्ते में होती है, वो कहती है कि 3rd पार्ट आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियाँ नहीं देगी। वह कहती है कि आज मैं अपने पति को अपने पति को बुढ़े कह के संबोधित करती है, बुढ़े को कोरी रोटियाँ यानी सूखी रोटियाँ नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीदा था, 1 पाव उसने प्याज खरीदा था कि आज मैं अपने पति के लिए उसकी सब्जी बनाऊंगी, कूट कर उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी और फिर उसकी सब्जी बनाएगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, वो कहती है पहले मैं उनको ये रोटियां वगैरह नहीं दिखाऊंगी,
सब्जी पहले तैयार कर लूँगी, परोस दूँगी उनके सामने, फिर मैं जा कर के दोनों रोटियाँ रख दूँगी। अब वह 2 रोटियाँ भी नहीं खा सकता। वह कहती है, क्या कहती है, क्योंकि अब वो 2 रोटियाँ भी नहीं खा सकता। क्यों ये बात कहती है? क्योंकि वो इतनी वृद्ध हो चुके हैं कि अब उनको वो खाना भी नहीं पचता है, और वो जानती हैं कि इतना उनके खाना नहीं पचेगा। एक ही रोटी खा पाएगा, यह हद से हद 1.5 रोटी। वो जानती है कि हद से हद 1.5 रोटी वो खा पाएंगे, अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी, क्योंकि उसे याद है वह जब मालकिन के घर होती तो वहाँ पे उसने उस समय 1 रोटी खाई होती, तो उसी को ये कहती कि 1 रोटी तो अभी जमा हुई, यानी पेट में मेरे है। मन में यह सब सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई, वह अपने घर की तरफ पहुँच गई। अब वह अपने घर वह पहुँच जाती हैं। फिर वो उस बुढ़े को अब रोटी की ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। यानी जब माटी वाली घर पहुंचती थी तो जो बुढ़ा था, जो उसका पति था, वह उसकी आहट सुनकर हमेशा ही चौंक जाता था। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। जैसे वो कभी भी किसी भी करवट पे लेटे रहते थे तो उनको पलट करके ज़रूर देखते थे। घबराई हुई माटी वाली सोचती कि अरे आज उसने मुझे पलट के नहीं देखा, नहीं चौंका वो। तो वो घबराई हुई माटी वाली जाती है, उसको छूकर देखती है। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। वह अपनी मट्टी यानी अपने जीवन को छोड़ कर के वह जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तभी क्या होता है, वहाँ पे पुनर्वास वाले, जब टिहरी बांध बनना था तभी वहाँ पे ये पुनर्वास वाले जो एक जगह से लोगों को हटाते हैं और वहाँ पे स्थान बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए लोगों को वहाँ से विस्थापन कराते हैं, तो वही आते हैं। तो उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है, कहाँ रहती हो, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तो वो उससे कहते हैं कि तुम, अभी एक तरफ उनका पति मरा ही होता है, अभी दूसरी तरफ ये आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना प्रमाण पत्र ले आना तहसीलदार से, और तुम कहाँ रहती हो उसका प्रमाण तुम्हारे पास होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई। साहब कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो साहब इन तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई। यानी पूरे जीवन उसने क्या किया था, पूरे जीवन वह बचपन से लेकर, मतलब वह जब से अपने आप को संभाली थी, जब से वह अपने पति के साथ रही, तब से वह क्या कर रही थी, माटी देने का ही कार्य कर रही थी। क्योंकि उसको बहुत पुराने लोग जानते थे कि यह बहुत सालों से यहाँ पर माटी देती है। तभी वह साहब पूछते हैं कि माटी कहाँ से लाती हो। माटा खान से लाती हूँ माटी। तभी वह माटी वाली कहती है कि मैं माटा खान से माटी लेकर आती हूँ। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो तेरा नाम लिख देते हैं। वह पूछते हैं कि अगर माटा खान जहाँ से तुम माटी लेकर आती हो, क्या वह ज़मीन तुम्हारी है, वह तुम्हारे नाम से चढ़ी हुई है? अगर है तो मैं तेरा नाम लिख देता हूँ उस पर। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। माटा खान तो मेरी रोज़ी रोटी है साहब। वह कहती है कि माटा खान यानी जहाँ से वो मिट्टी निकाल करके सबको ले जाती है बेचने के लिए, वही माटा खान है। माटा खान तो मेरी रोज़ी रोटी, यानी वह कहती है कि माटा खान तो मेरी रोज़ी है, उसी से मैं कमाती हूँ। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। वह कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर रहती हो तो तुम्हें मुझे वहाँ की ज़मीन का कागज़ देना होगा, रोज़ी का नहीं। मुझे तुम यह मत बताओ कि तुम्हारा वहाँ से कार्य चलता है, कि तुम उससे कमाती हो, क्या करती हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? मुझे वहाँ के ज़मीन के कागज़ से मतलब है। आगे बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? वह कहती है उनसे
कि साहब जब बांध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी। इस बात का फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे ही तय करनी पड़ेगी। वह कहते हैं कि इस बात का फ़ैसला हम तो नहीं कर सकते, यह तुम ही जानोगी, तुम ही यह फ़ैसला करना पड़ेगा कि तुम्हारा खर्चा कैसा चलेगा और तुम कहाँ पर रहोगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल श्मशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। वह कहती है, वह लोग कहते हैं कि टिहरी बांध की 2 जो सुरंगें हैं वहाँ पर क्या हुआ है, उनको बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी क्या हो रहा है, आपाधापी मचने लगी है। आपाधापी मचने की वजह से सभी वहाँ पे परेशान हैं। आपाधापी से क्या मतलब है कि जब भी कहीं भी विस्थापन होता है या कहीं बाढ़ आती है या कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो क्या लोग होते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं, कहाँ जाएं और कहाँ हमको सुरक्षा मिलेगी। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। वहाँ पे जो लोग का कहीं और घर है वो लोग वहाँ से वह स्थान छोड़ करके वहाँ से जाने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल श्मशान घाट डूब गए हैं। पानी भर गया है तो उससे क्या हो रहा है, शमशान घाट जो है वह सारे डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी, माटी वाली क्या है, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। यानी अब न उसके पास घर रह गया है और न ही रहने को कोई जगह है, और उसके पति को जलाने के लिए शमशान घाट में भी अंत समय में पानी भर गया है। इससे दुखद बात एक औरत के लिए और एक औरत के जीवन के लिए क्या होगी कि उसके पति की मृत्यु होने के पश्चात उसको शमशान घाट की ज़मीन भी नसीब नहीं हो रही है। इस कहानी में पूरा वर्णन विस्थापन की समस्या को लेकर है। जब हमारे यहाँ कोई आपदा या प्राकृतिक आपदा या बाढ़ वगैरह आ जाती है तो क्या होता है, विस्थापन होने लगता है। तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। फिर उसमें जिनके स्थान कहीं और रहने के या कहीं और व्यवस्था है तो उन लोग को वहाँ से वह स्थान छोड़कर जाना पड़ता है, या उन लोग को कहीं और ज़मीन दी जाती है जो भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है। वैसे तो आजकल कई स्थानों पर ऐसा होता है, अगर आपके यहाँ बाढ़ आ गया है या कुछ हो गया है तो सरकार द्वारा कुछ समय के लिए वहाँ पर रहने के लिए स्थान दे दिया जाता है और बाद में कुछ व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्था करा दी जाती है। पहले ये सब इतनी सुविधा नहीं थी सरकार द्वारा, बल्कि अब कुछ व्यवस्थाएं करा दी गई हैं कि बाढ़ या प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों को घरों की व्यवस्था करा दी जाती है, जहाँ पे वह हमेशा के लिए नहीं पर कुछ समय के लिए, जब तक वह उनकी स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक वह यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं। और उनको भोजन तक उपलब्ध कराया जाता है, पके पकाए भोजन दिलाए जाते हैं, भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, वस्त्र आदि उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि आज बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। गांव की स्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन आए हैं। विस्थापन जो कि हमारे समय में बहुत ही बड़ी समस्या थी, आज है भी तो वह बहुत ही कम मात्रा में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, सरकार या आम आदमी भी आजकल इस विपदा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सभी की मदद के लिए वे सब आगे बढ़ते हैं। अब यह कहानी यहाँ पर समाप्त